बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे कि लाखों टका मेरे मोल। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को संगम संग्राम एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। आइए, जैसा कि हम लोग हिंदी व्याकरण का 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं और यह जो है आप लोग का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें यदि आप 9th 10th 11th 12th अथवा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज एक ही वीडियो में होगा। आज होगा वर्णमाला के व्यंजन वर्ण का महासंग्राम, सिर्फ एक वीडियो में। हिंदी व्याकरण लेक्चर 3 पर हम लोग चलते हैं। देखिए, आइए तो आप सभी को हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग बिना टाइम गवाए हुए व्यंजन वर्ण की ओर देखते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप 2 वीडियो पहले बना चुके हैं, उसे देख लीजिएगा तो यह वीडियो ज्यादा समझ में आएंगे। इसके बाद अगला लेक्चर जो आएगा शब्द विचार पे रहेंगे। तो देखिए, चलिए बढ़ते हैं। आप लोग बताइए कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न आ रहा है कि सर, ये जो व्यंजन वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, या तो व्यंजन ऐसे लिखिए अथवा व्यंजन ऐसे लिखिए। यह संधि में हम पढ़ाएंगे कि आप यह दो में से किसी भी तरह से व्यंजन वर्ण लिख सकते हैं, कोई तकलीफ की बातें नहीं है। तो देखिए, आइए आज हम लोग व्यंजन वर्ण देखते हैं। तो बताइए, यदि आपसे कोई पूछे कि व्यंजन वर्ण कहते किसे, तो आंसर में क्या दीजिएगा बताइए। तो देखिए, व्यंजन वर्ण है क्या, तो स्वर वर्ण कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और ये व्यंजन वर्ण है जिसे कहना है कि जिन वर्णों का उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, किसमें, जे उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। स्वर वर्ण की क्या ली जाती है? स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, सहायता ली जाती है। तो बताइए उसे क्या कहते हैं? उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। कंप्लीट है? हाँ, इसे जब आप बोलिएगा तो इसमें जो होते हैं स्वर वर्ण आते हैं। जैसे देखिए, आप क बोले तो क के अर्थ क्या होते हैं? क में हलंत और धन आ, अगले लेक्चर ने पढ़ाए थे। तो बोलिए आ जो है स्वर वर्ण, पढ़ाए थे, मूल स्वर है। तो यह क जो आया यही व्यंजन हुआ क हलंत। तो देखिए, यहां से देखिए, अब कहना है हम लोगों को एरो मार के इस बात को, आपसे यदि प्रश्न पूछे जाए कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितने होते हैं, तो आइए देखिए, कहना है एक बात और बोलना है कि जो व्यंजन वर्ण है ना, व्यंजन वर्ण, यह व्यंजन वर्ण को हल वर्ण भी बोला जाता है, हल वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है। और जिसकी संख्या यानी मूल व्यंजन वर्णों की संख्या, यदि आपसे कोई पूछे कि मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितने हैं, मूल व्यंजन वर्णों की संख्या, तो याद रखिएगा कि मूल व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। सर, ये 33 कहां से कहां तक होते हैं? तो क से लेकर के ह तक, क से लेकर ह तक होते हैं। और क से ह तक कुल कितने हैं? 33 हैं। कंप्लीट हो गए मेरे प्यारे साथियों? तो बोल दीजिए। और यदि वीडियो समझ में आए तो जय हिंद जरूर लिखिएगा। कह रहा है क्या कि व्यंजन वर्ण की जो है हल व्यंजन वर्ण, या व्यंजन वर्ण को हल वर्ण भी कहा जाता है। और मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितने होते हैं? 33 होते हैं। यदि आपसे मूल व्यंजन वर्ण पूछे तो 33 होते हैं। कंप्लीट है। और मूल स्वर की संख्या कितने बताए थे? तो मूल स्वर की संख्या तो मात्र 4 ही बताए हैं। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं। यहाँ इसके बाद बताया जा रहा है कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं, देखिए, कहना है कि व्यंजन वर्ण के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। बोलिए, व्यंजन वर्ण के
मुख्यतः, मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो याद रखना है कि मुख्यतः जो है इसका 3 भेद होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, व्यंजन वर्ण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन वर्ण के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कंप्लीट है? उसमें कौन कौन है सर? तो पहला को कहा जाता है स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श का एक नाम और है, आप लोग का पता है या नहीं है? नहीं है तो सीख लीजिए। स्पर्श को ही बोला जाता है वर्गीय। क्या बोला जाता है? वर्गीय व्यंजन वर्ण। दूसरा को हम लोग कहते हैं अंतःस्थ। अंतःस्थ या इसी का एक नाम और है, इसी का कहा जाता है संघर्षी। इसी को क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन वर्ण भी बोला जाता है। और तीसरा देखिए जिसको हम लोग कहते हैं अंतःस्थ। अंतःस्थ या इसी को कहा जाता है अर्ध स्वर। देखिए अंतःस्थ व्यंजन वर्ण बोलिए, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण बोलिए, अथवा इसी को कहा जाता है अर्ध स्वर। कंप्लीट है? ये मुख्यतः 3 ही भेद होते, और मुख्यतः 3 भेद होते हैं। इसकी जो संख्या होते हैं 25 होते हैं, इसकी संख्या 4 और इसकी संख्या 4। 25 4 29 4 33। इसीलिए मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितने हैं? तो 33 है। और इसका मुख्यतः कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। लेकिन क्या केवल 3 ही भेद होते हैं? नहीं, केवल 3 ही भेद नहीं है, बल्कि और भी भेद होते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। ऐसे इसमें ही आता है एक चौथे नंबर पर, जिसे कहा जाता है संयुक्त। संयुक्त या इसी को मिश्रित बोला जाता है, या मिश्र बोलते हैं, मिश्रित व्यंजन वर्ण बोला जाता है। और एक और 5 नंबर पे है जिसे हम लोग कहते हैं उत्क्षेप्त। उत्क्षेप्त या इसी को बोला जाता है देवगौण व्यंजन वर्ण। उत्क्षेप्त व्यंजन वर्ण बोलिए अथवा देवगौण व्यंजन वर्ण बोलिए, बात एक ही है। लेकिन देखिए इसकी ये जो संख्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या 4 होते हैं और उत्क्षेप्त की संख्या 2 होते हैं। अब कुल मिला दीजिए तो 33 और 4 37 और 37 और 2 39। तो यहाँ हो गया 39, अर्थात है जो व्यंजन वर्ण कितने हुए? तो 39 हुए। और प्लस में 11 स्वर वर्ण ले लीजिए, तो 39 और 11 कितने हो गए? तो 39 और 11 माने तो 50 हो गए। और 2 गो जो होते हैं, 2 आयोगवाह होते हैं, याद रखिएगा। आयोगवाह की संख्या कितने हैं? 2, जिसे हम लोग अन कहते हैं और दूसरे को अह कहते हैं। तो ये 2 हो गए आयोगवाह, तब 50 प्लस 2 यानी कुल कितने हो गए? 52। अर्थात यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि वर्णमाला में, हिंदी वर्ण माला में कुल वर्णों की संख्या कितने होते हैं, तो याद रखिएगा कि कुल वर्णों की जो संख्या है वो 52 होते हैं। स्वर वर्ण की संख्या 11 है, मूल व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है, ऐसे व्यंजन वर्ण की संख्या 39 है। समझ गए? अब आइए, इसे आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, अन्यथा आप बिना स्क्रीनशॉट किए हुए आपको फ्री में ही इसका पीडीएफ दिया जाता है, जो आपको इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में नीचे जो है व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उस पर मैसेज कीजिएगा, ग्रुप में जुड़ जाएंगे और फिर कुछ दिन में ऐप में आप जुड़ जाएंगे, वहां से आपको फ्री में ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये चलते हुए उसी बात को देखिए और अंत तक देखिए वीडियो को, क्योंकि इसमें हम ऑब्जेक्टिव भी करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आइए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अब जो आया मेरे पास, यदि आपसे प्रश्न पहला पूछे कि सर इसमें जो आप बताएं कि स्पर्श व्यंजन
वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? ये देखिए, आपसे यदि कोई प्रश्न पूछे कि स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो बड़ा आसानी से कहिएगा। या तो इसका परिभाषा बोलिए कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत एवं ओष्ठ से होते हैं। देखिए, हमारे ज्ञान इंद्रियां 5 ही हैं। एक कंठ है, एक कंठ है जिससे आवाज निकलते हैं, और मुंह फाड़िए आ, तो इसके ऊपर एक ढलैया किया हुआ है, मतलब ऐसे है, छत की जैसा है, समझ गए? तो ढलैया आ, ऊपर देखिए आ, तो उसको जो हम कहते हैं तालु कहते हैं। और ये जिस पर दांत जो टिका हुआ है, दांत देखिए, हमारे दांत साफ सुफ है, ये मन समझिएगा। हाँ, तो देखिए, ये जो दांत होते हैं ना, जो दांत जिस मांस पे टिका हुआ है, उसको हम कहते हैं मूर्धा, कंठ, मूर्धा कहते हैं। और इसको दंत कहते हैं, इसे ओष्ठ कहते हैं। तो जिसमें पांचों लग जाए उसे स्पर्श कहते हैं। अथवा आप सिंपल सी कह सकते हैं कि पांचों वर्गों के समूह को, पांचों वर्गों के समूह को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। कंप्लीट हो गए। अब हम लोग का एक एरो मार के बोलना है, और बोलना है कि स्पर्श व्यंजन वर्ण को, स्पर्श व्यंजन वर्ण को वर्गीय व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे वर्गीय व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है, जिसकी संख्या, इसकी जो संख्या होते हैं मेरे प्यारे, क से लेके म तक, अब कुल कितने होते हैं? 25 गो होते हैं। बोलिए, स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितने होते हैं? 25, क से लेके म तक। किस व्यंजन वर्ण को वर्गीय व्यंजन वर्ण कहा जाता है? तो कहना स्पर्श व्यंजन वर्ण को ही वर्गीय व्यंजन वर्ण कहे जाते हैं। आप लोग का नींद नहीं आना चाहिए, देह में जुनून होना चाहिए पढ़ाई करने के लिए मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि याद रखना है, आपने जीतने के लिए निकले हैं, हारने के लिए नहीं। समझे या नहीं? और यदि तुम्हें लगे कि हम मेहनत के दौरान अकेले हैं, तो हदियाना नहीं है। शमशान, सिंहासन और शिखर तक इंसान अकेले ही जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो आप मेहनत करते रहिए, जो सर जुनून के साथ लगे रहिए। उस पिता को आंखों में देखिए जो मजदूरी करके तुम्हें पैसे देते हैं। वो माँ को देखिए जो आते वक्त, घर से निकलते वक्त तुम्हें कुछ खाने के लिए देते हैं, 100-50 रुपया देते हैं। उसकी लज्जा बचाना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो आइए बोलिए, स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितने होते हैं? 25 होते हैं, क से लेके म तक होते हैं। तो इसको एक बात याद करें, ट्रिक से याद रखिएगा। स्पर्श है ना, स्पर्श को कहना है स्पर्शा बीघा। बोलिए, कौन बीघा कहना है भैया? तो कहना है कि स्पर्शा बीघा। सर जी के ससुरारी है, सर जी से के किलोमीटर है? 25 किलोमीटर। याद हो गया? बोलिए, स्पर्शा बीघा कितने किलोमीटर है? 25 किलोमीटर है। अर्थात स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या 25 है। के से का और एम से म, अर्थात क से लेके म तक। वो कौन कौन है जो देखिए, आइए आप लोग यहां से। अब हम लोग देखते हैं यो कौन कौन है जिन्हें हमें अति आवश्यक है पढ़ने के लिए। तो ये देखिए, आप लोग का रहा स्पर्श व्यंजन वर्ण। कौन व्यंजन वर्ण रहे? स्पर्श व्यंजन वर्ण। यही है आपका स्पर्श व्यंजन वर्ण। देखिए, हम लोग बचपन से पढ़े थे। इन्हें लिखे वर्गों का नाम, इन्हें प्रथमा वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण, और इन्हें इसका उच्चारण स्थान दिए हैं। देखिए, हम लोग बचपन से पढ़े थे, और बचपन से क्या पढ़े थे? तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस बात को बचपन से ही पढ़े थे। बचपन में थे तो पढ़ते थे, सर जी पढ़ाते थे, बोलो बेटा गोल गोल, गोल गोल अंडा, मारा उस पर एक डंडा, बकरी के पूछ, माउसा के मूछ, प्रेम से बोलो का। पढ़ते थे, गोल गोल अंडा, मारा उस पर एक डंडा, बकरी के पूछ, मौसा का मूछ, हो गया क। तो इसी तरह से हम लोग आइए क ख ग घ से स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें आई से स्टार्ट किए थे। इसमें है क्या?
क वर्ग माने क ख ग घ अंग, च वर्ग माने छ छ ज झ ञ। ये आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। क ख ग घ अंग, और लइकन बोलता है गुरुजी पतंग, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। चलिए आप ध्यान दीजिए, छ छ ज झ ञ गुरुजी मियाँ, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन चलिए ठीक है बोल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए, ये जो क बोल रहे हैं हम लोग, बोलिए क ख ग घ अंग। तो ये जो हवा है मुंह में से निकल रहा है, ये डायरेक्टली कंठ से निकलते हैं, इसीलिए इन सभी का उच्चारण स्थान कहाँ से है। देखिए बिहार बोर्ड में आएगा, या हर एक एग्जाम में जाइए, चाहे आप किसी बिहार पुलिस में जाइए अथवा आप आर्मी में जाइए, आप कहीं पर भी जाइए, ये प्रश्न आपको बीएड दीजिए, सीटेट दीजिए, डीएलएड दीजिए, जो ची का परीक्षा दीजिए, इसमें से प्रश्न आते हैं कि का पूछेगा ग के उच्चारण स्थान कहाँ से है, तो कंठ से है। अब आइए चवर्ग, चवर्ग बोल के देखिए, च च बोलते हैं ना तो जिभिया मुंह में से अंदर हवा निकलता है, और जिभिया जो होता है च नीचे धंसता है, ऊपर उठना चाहता है, और बीच मुख्य हवा निकल जाता है। जीभ जहां ऊपरे जाना चाहता है, आहा ऊपर वाले भाग में, और उसको हम लोग कहते हैं तालु। क्या कहते हैं, तालु। तो आप प्रश्न पूछेंगे कि झ के उच्चारण कहाँ से है, तालु के। ज के उच्चारण कहाँ से है, चालू से। अब इस सभी वर्णों का उच्चारण कहाँ से हो गए, तालु से हो गए। इसके बाद आइए बोलिए ट तो जीभ अगला हिस्सा जिभिया वाला है, दांतिया के ऊपर जिस भाग में सटा हुआ है उसमें जाके स्पर्श करेगा, तो इसीलिए इसको ना, और इसको हम क्या कहते हैं, मूर्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूर्धा। तो ये सभी का उच्चारण मूर्धा से है। अब पूछेगा ठ के उच्चारण कहाँ से है, तो मूर्धा से है। कंप्लीट है। और यहाँ देखिए आप बोलिए तो बोलिए तो द, त बोलते हैं तो प्रेम से बोलिएगा, तो जब जीभ है वो जाके दांत में सटता है, इसीलिए इस सभी का उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएंगे, दंत से। देखिए सब प्रश्न हाई लेवल बहुत पूछेंगे तो पूछेंगे, कोई डाउट नहीं मानिए। यहाँ से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा तो आएगा, बस इतने से आएगा। इसके बाद देखिए आप बोलिए प फ ब भ म। जब हम प बोल रहे हैं तो हमारा ओष्ठ जो है बार बार सट रहा है, इसीलिए ओष्ठ से बोला जाता है। शादी ब्याह में देखिएगा महिला लोग होगी ना, वहां जाएगी तो मुंह में चीर के बोलेगी अरे आए ना, ऐसे बोलेगी। अब ऐसे क्यों बोल रही है, इसलिए बोलती है ताकि जो मेकअप लगाई हुई रहती है उसको लिपस्टिक कहा जाता है। अब वो जब सब सटा बोलेगी तब मुंह में सटेगा और ये बर्बाद हो जाएगा, ये चलते मुंह को फाड़ करके बोलते हैं। कंप्लीट है। आप लोग देख रहे होंगे तो दुख ना मानिएगा। चलिए इन्हें देखिए, अब समझिए ये हो गए, तो ये सभी का उच्चारण कहाँ से हो गए, कंप्लीट है। इसकी बाद देखिए ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए जो बताया जा रहा है, ये वाले बातों को देखिए। ये जो सबसे लास्ट वाले वर्ण होते हैं इसे हम लोग अनुनासिक व्यंजन वर्ण बोले जाते हैं। अनुनासिक व्यंजन वर्ण याद रहेगा, बोलिए। ये जो प्रत्येक वर्ग के, देखिए प्रत्येक वर्ग माने 5 वर्ग, क वर्ग च वर्ग ठ वर्ग थ वर्ग सभी को, तो प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण को अनुनासिक व्यंजन वर्ण कहते हैं। और पूछेंगे कि अनुनासिक व्यंजन वर्ण की संख्या के गो होते हैं, तो याद रखिएगा 5 गो। देखिए क्वेश्चन ने पूछा हुआ है तो पूछेगा बता दीजिएगा, अब कौन कौन है तो दिखा दीजिएगा। और यहाँ से ध्यान दीजिए, तो ये जो है मुख का सबसे कठोर भाग कौन है, जिसपे दांत जमा हुआ है, और उसको हम मूर्धा कहते हैं। देखिए यहाँ से क्या कहते हैं उसको जो है हम लोग मूर्धा कहते हैं। इस वाला भाग को देखिए, ये वाला ये मूर्धा कहा जाता है। और यहाँ आइए देखिए ये जो मूर्धा वाला भाग है, अर्थात ये जो ट वाले भाग है, इसे हम मूर्धा कहते हैं। और ये मुंह का सबसे कठोर भाग होता है, इसीलिए इसे कठोर व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है। इसे कठोर व्यंजन वर्ण कहा जाता है। यदि आपसे पूछे कि कठोर व्यंजन वर्णों की संख्या के गो है, तो देखिए 5 है, ट ठ ड ढ टवर्गी ना, क्योंकि ये सबसे मुख्य कठोर भाग से उत्पन्न हुए हैं। कंप्लीट है। और ये जो अनुनासिक व्यंजन वर्ण, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में नाक और मुंह दोनों की सहायता ली जाती है, जैसे आप आंगा बोल के देखिए, नाक मूल के बोलिए तो आंगा नहीं ना बुलाता है, या बोलिए नहीं बुला पाएगा, बढ़िया से नहीं बुलाता।
तो इसलिए इसमें इसे अनुनासिक कहते हैं। और एक बात और यहाँ ध्यान दीजिए, ए वाला पॉइंट जिसे घेर रहे हैं, अड़ा एवं अड़ा इसको कहते हैं, कुछ पटे ड एवं ढा बोला जाता है। और इसके में अगर हम ऐसा बूंदा लगा दिए नीचे और इसमें भी ऐसा लगा दिए, तो इसी को कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण। उत्क्षिप्त या इसी को बोलते हैं द्विगुण व्यंजन वर्ण, जो अभी हमें आप लोग को बताए। तो इसी को हम लोग उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन वर्ण बोलते हैं। तो उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन वर्ण की संख्या कितने होते हैं? 2 होते हैं। कंप्लीट है। आगे बढ़े, इसे स्क्रीनशॉट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहां से भी आप हैंड रिटन नोट्स खुद बना सकते हैं, अन्यथा आप पीडीएफ ले लीजिए। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं। स्पर्श हो गए, काम खत्म। स्पर्शा बीघा के किलोमीटर है? 25 किलोमीटर सर जी के ससुरारी। इधर बात है, ये जो दूसरा है जिसे हम लोग कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। अब बताइए, जो अंतःस्थ व्यंजन वर्ण है, ये अंतःस्थ व्यंजन वर्ण हम लोग किसे कहते हैं? बताइए, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण क्या है? तो सर अंतःस्थ व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे? तो देखिए, अंतः माने क्या हुआ? अंतः माने अंदर, अंतः माने अंदर, और अस्त माने डूब जाना ना, कहता है सूर्यास्त माने अस्त माने डूब गया। तो कहेंगे जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने पर, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने पर मुख की हवाएं अंदर ही रह जाती है। कहाँ रह जाती है? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने पर मुख की हवाएं अंदर ही रह जाती है, उसे अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। कंप्लीट है। कहना है कि अंतःस्थ व्यंजन वर्ण को, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण को, ये जो अंतःस्थ व्यंजन वर्ण है, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण को अर्धस्वर भी कहा जाता है। अर्धस्वर वर्ण भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और जिसकी संख्या जो है 4 होते हैं। बोलिए इसकी संख्या कितने हैं? 4 हैं। तो अंतःस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या के गो है जी? 4 गो। सर कौन कौन है जरा जैसे समझा दीजिए। तो जैसे देखिए, बोले य र ल ओबा, यारा ला ओबा। अगर अंतःस्थ याद न रहे तो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। एक समय की बात था, हम गए अपने दोस्त आकाश गुरु की यहाँ। तो उनकी मम्मी इनसे रूठ गए थे कुछ बातों के लिए। हम गए तो कहें कि यार वो अंदर से आते हैं और बोलते हैं सर हो गया। हम कहें क्या हुआ गुरु? तो बोलते हैं, आकर के कहता है यार लभ हो गया। अंदर ही अंदर क्या बोले? यार लभ हो गया। अंदर ही अंदर, अंदर माने अंतःस्थ। और याद रखना अंतःस्थ की संख्या के गो? 4 गो। तो कहना यार लभ हो गया, अंदर ही अंदर, अर्थात यार ला उबा 4 होते हैं। इसके आइए, हो सकता है मम्मी के बीच में झगड़ा होता है तो माँ बेटा के बीच अनोखा प्यार होता है, आप लोग समझ में करते हैं। दूसरा देखिए, जिसको हम लोग तीसरा कहते हैं ओष्म व्यंजन वर्ण। ए किसे कहते हैं? तो यदि पूछे कि उष्म व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो कहना अच्छा उष्म माने क्या होता है? गर्म। उष्म माने क्या हुआ? इसको मतलब हुआ गर्म। ऐसे भी देखिए, यह बोलकर देखिए य, तो मुंह में अंदर हवा रह गया। लेकिन उष्ण बोलिए तो उष्ण माने क्या हो रहा है? तो उष्ण माने ही गर्म होता है। तो कहेंगे जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने पर मुख से गर्म वायु निकलता है। कैसी वायु निकलता है? गर्म हवा निकलती है, उसे उष्ण व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने पर मुख से गर्म हवा निकलती है, उसे उष्ण व्यंजन वर्ण कहते हैं। याद रखना है, एरो मार के बोलना है कि ओष्म व्यंजन वर्ण को, ओष्म व्यंजन वर्ण को संघर्षी व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है। संघर्षी, सॉरी ऐसे होता है, संघर्षी क्या कहा जाता है? संघर्षी व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है। जिसकी भी संख्या कितने होते हैं?
तो चार ही होते हैं सर। कौन कौन है सर? तो आइए जैसे में देखिए, इसकी संख्या चार होते हैं। जैसे समझिए, तालाबे सर, मूर्धन्य सा, दंती सा एवं ह। तो बताइए कितने हो गए? चार हो गए। सर ये चार होते हैं? हाँ चार ही होते हैं। अब एक बात बताइए, यदि आपसे सर ये कैसे हुआ था, एगो बोलिए यो, तो मुंह के हवा अंदर बोले तलाबे सा, मूर्धन्य सा, हाथ पे लगेगा गर्म हवाएं गिर रही है हथेली पे, इसीलिए इसे उष्ण व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये भी याद न रहे तो ट्रिक से याद रखना। इसको क्या बोले? यार लब हो गया अंदर अंदर, इसको कहना उसमें, किसमें? उसमें तीनों सर एगो हम, उसमें तीनों सर एगो हम, अर्थात उसमें व्यंजन वर्ण, उसमें माने उसमें व्यंजन वर्ण, तीनों सर होते हैं एगो हा होते हैं। कंप्लीट है। इसके बाद मुक्ता तो इतना ही हुए थे, लेकिन चलिए चौथा था जिसे हम कहे थे संयुक्त व्यंजन वर्ण। ये देखिए संयुक्त व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? कहना है जिन व्यंजन वर्णों में, ऐसे बोलना है, दो लगातार व्यंजन वर्णों के मिलने से, दो लगातार व्यंजन वर्णों के मिलने से जिस व्यंजन वर्ण का निर्माण होता है उसे संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी भी एक बात याद रखना है। कहना है क्या कि संयुक्त व्यंजन वर्ण को मिश्रित या मिश्रित व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है, जिसकी भी संख्या कितने होते हैं? तो चार ही होते हैं। बोलिए यदि आपसे कोई पूछे कि संयुक्त व्यंजन वर्ण को अन्य नाम क्या है, कोई नहीं, बोर्ड पूछे, तो कहना है मिश्रित व्यंजन वर्ण या मिश्र व्यंजन वर्ण। इसकी संख्या कितने होते हैं? चार। चलिए आइए तो देखते हैं यहाँ जी कौन है चारों। आ जाइए इधर देखते हैं। ये जो चार हुए इसे मिश्रित क्यों कहते हैं? तो देखिए इसकी भी संख्या चार है। एक है छ, करा, ज्ञा और एक है सरा। तो कहना है संयुक्त माने मिल करके, तो कहना आवा न सहेली मिल जा, संयुक्त व्यंजन वर्ण छत्र ज्ञा और सरा। ट्रिक से याद रखिएगा, यानी चार होते हैं। ये संयुक्त इसलिए कहे गए हैं क्योंकि देखिए ये जो बना है, एक का में हलंत प्लस मूर्धन्य सा में हलंत और धन आ के मिलने से ये छ बने हैं, क्योंकि बोलता है के एस एच से छ। ये जो तरा देख रहे हैं ये है ता में हरंत, जमा या धन रा में हलंत और धन आ को मिलने से बने हैं त्र। यहां देखिए ये जो ज्ञा देख रहे हैं, यहाँ पे नहीं हट रहा है, यहां लिख देते हैं। ये जो ज्ञा बने हैं ये किसको किसको मिलने से बने? तो देखिए ये जो है जा में हलंत, धन इया में हलंत, सॉरी धन इया में हलंत और धन आ को मिलने से ज्ञा बने, और एक होते हैं सरा। ये सरा किसको किसको मिलने से बना? तो याद रखिए ये जो है सरा तलाबे सा में हलंत, धन रा में हलंत और धन आ के मिलने से बना है सरा। तो देखिए ये क्या बोला? दो लगातार व्यंजन वर्णों के मिलने से। देखिए ये दोनों लगातार व्यंजन वर्ण है, एक स्पर्श है दूसरा उष्ण है। इसमें भी देखिए दोनों लगातार है दोनों स्पर्श है, तो ये स्पर्श लगातार मिलेगा और इससे बनेगा वो संयुक्त कहलाते हैं। क्या इसे भी स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। लौक रहा है? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए इसके बाद हम लोग अब समझते हैं। ये हो गया। इसके बाद कहना है कि सुवास या वायु पेच के अनुसार, देखिए गर्दा छुड़ा देना है मेरे प्यारे साथियों, गर्दा गर्दा धुआं धुआं उड़ा देना है एकदम। तो कहना है सुवास या इसी को बोला जाता है वायु पेच। सुवास या वायु पेच के अनुसार, सुवास या वायु पेच के अनुसार व्यंजन वर्ण के,
व्यंजन वर्ण के दो भेद होते हैं। बोलिए कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। कौन कौन है सर? पहला को कहते हैं अल्प प्राण व्यंजन वर्ण, अल्प प्राण व्यंजन वर्ण, और दूसरा को कहते हैं महाप्राण व्यंजन वर्ण। यानी इसी को ना लोग शॉर्टकट में बोलते हैं अल्प प्राण वर्ण और महाप्राण वर्ण। तो एक अल्प प्राण व्यंजन वर्ण है और दूसरे महाप्राण व्यंजन वर्ण। सर ये जो अल्प प्राण व्यंजन वर्ण होते हैं ये किसे कहते हैं और महाप्राण व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? देखिए सुवास, सुवास का भी अर्थ होता है हवा या वायु, और वायु पेच का भी अर्थ हवा ही होता है या वायु। बोलिए दोनों एक ही है। सुवास माने सांस को लेना है और छोड़ना, वायु पेच माने वायु को लेना है और छोड़ना, तो दोनों एक ही है। इसी को अर्थात हम लोग हवा को ही प्राण कहते हैं जिसके कारण जिंदा रह पाते हैं। नहीं तो आपको सांस रोक दिया जाए तो राम राम सत है बुनिया पूरी मस्त है हो जाइएगा। समझ में आया है नहीं आया? तो देखिए है ना, ये चलते ध्यान दीजिए। अल्प माने हुआ थोड़ा, अल्प माने क्या होता है? कम, और प्राण माने क्या हुआ? हवा या वायु। तो देखिए क्या कहें, कहना है जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने में बहुत ही कम वायु निकलता है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने पर मुख से कम हवाएं निकलती है उसे अल्प प्राण व्यंजन वर्ण कहते हैं। और याद रखिएगा कि अल्प प्राण व्यंजन वर्णों की संख्या 19 होते हैं। कितने होते हैं? 19 होते हैं। और याद रखिए अगर ये भेद दो हैं इसकी संख्या मुख्यतः 33 ही होते हैं। मुख्यतः कितनी संख्या है? 33। तो सुवास या वायु पेच के अनुसार यदि पूछा जाएगा कितने व्यंजन वर्ण होता है तो 2, संख्या मुख्यतः कितने हैं? तो 33 ही होते हैं। अरे नहीं आइए, पहला अल्प प्राण व्यंजन वर्ण, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने पर मुख से कम वायु निकलती है उसे अल्प प्राण व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या कितने होते हैं? 19 होते हैं। सर कौन कौन है जरा जैसे बता दीजिए। तो अल्प प्राण की जैसे में दे रहे हैं, ये अल्प प्राण की जैसे में सर कौन कौन है सर? तो आइए ये जो अल्प प्राण है इसकी जैसे में क्या क्या होंगे वो हम समझते हैं। देखिए इसको हम कहते हैं प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक वर्ग के प्रथमा तृतीया पंचम वर्ण एवं उबा। बोलिए अल्प प्राण व्यंजन वर्ण की संख्या के गो हो गए? तो 19 गो। सर अल्प माने जिसे उच्चारण करने पर कम समय लगेंगे। जैसे देखिए प्रत्येक वर्ग, अभी वर्ग पढ़ाए उसमें 5 वर्ण होते थे। अब बताइए व्यंजन वर्ण को वर्गीय वर्ण व्यंजन कहे इसीलिए कहे गए थे क्योंकि उसमें 5 गो था, जो था एन्ने से वर्ण होता है 5 एन्ने से 5 एन्ने से और 5 एन्ने से एक वर्ग बनाते हैं, इसीलिए उसे वर्गीय व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अब देखिए कह रहा है प्रत्येक वर्ग के माने ऊपर से लेके नीचे तीनों, समझ गए? तो उसमें प्रथमा जैसे बोलकर देखिए क कम हवा निकला, वही बोलिए ख ज्यादा निकला, फिर बोलिए तीसरा ग कम निकला, फिर बोलिए घ ज्यादा निकला, फिर बोलिए अंग कम निकला। तो इससे प्रथमा तृतीया पंचम, या बोलिए यह कम हवा निकल रहा। और महाप्राण व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो कहना है जिन व्यंजन, महा माने अधिक और प्राण माने क्या होता है? हवा या वायु। और इसकी संख्या जो होंगे बोले कुल 33 हैं और 19 हो गए हैं, तो इसकी संख्या निश्चित है कि 14 बच गए, तो 14 होते हैं। तो ये कहते हैं किसे सर? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने पर मुख से अधिक वायु निकलती है, यह निकलता है, उसे महाप्राण व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या कितने होते हैं? 14 होते हैं। सर एक कौन कौन है सर? तो बताइए, आप ही लोग समझिए।
यहाँ अब हम लोग अभी पढ़े प्रत्येक वर्ग के, तो इसमें भी कहेंगे कि प्रत्येक वर्ग के प्रथमा हो गया था, इसमें बच रहा है द्वितीया, और तृतीया के बाद बच रहा है चतुर्थ वर्ण एवं तालाबे सा, मूर्धान सा, दंत सा और ह। देखिए 14 हो गए सर। कैसे? द्वितीया, द्वितीया माने नीचे आ जाइए, च के क के बाद ख, च के बाद छ, ट के बाद ठ, त के बाद थ, प के बाद फ। तो ये 5, अब 5 दूना के 10, 10 और 4 कितने? 14 होते हैं। कंप्लीट है? बोलिए ये आपको कंप्लीट हो गए, और हो गए तो आगे बढ़े हम लोग। बोलिए किन्हीं का कोई डाउट है? अब प्रत्येक वर्ग के प्रथमा में कौन कौन आएगा? क, च, ट, त, प। समझ रहे हैं बातों का? चलिए आप यहां से बोलकर भी देख सकते हैं। या बोलिए य तो कम वायु निकला, बोले यह तो कम वायु निकला, बोले तलबेस अधिक वायु निकला, तो इसीलिए इसे महाप्राणों से अल्प प्राण बोले जाते हैं। आगे बढ़े, बढ़ जाए आगे। तो देखिए इसके बाद बोला जा रहा है मेरे प्यारे साथियों कि नाद के अनुसार, नाद के अनुसार व्यंजन वर्ण के, व्यंजन वर्ण के दो भेद होते। बोलिए नाद के अनुसार जो है व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो सर 2 भेद होते हैं। कौन कौन है सर? तो पहला को देखिए, पहला को कहते हैं घोष व्यंजन वर्ण। घोष या इसी को बोला जाता है सघोष व्यंजन वर्ण, और दूसरा को कहते हैं अघोष व्यंजन वर्ण। देखिए एक घोष व्यंजन वर्ण या सघोष व्यंजन वर्ण, और दूसरा है अघोष व्यंजन वर्ण। घोष, अच्छा नाद के मतलब समझते हैं। नाद माने क्या हुआ? आप लोग समझ रहे होंगे, जो इसमें गौ खाते हैं उसे, जानवर खाता उसे नाद कहते हैं। वो नाद यहाँ नहीं है। यहाँ नाद के अर्थ है सूर, ताल या लय बोला जाता है। इस नाद का अर्थ यहाँ क्या है? तो यहाँ यदि नाद का अर्थ देखिएगा तो नाद का अर्थ है सूर, ताल या लय। जैसे हम लोग कुछ गाते, किसी भी तरह का हम लोग कुछ बोले, कुछ गाना गाए, तो गाने में एक सुर चढ़ता है, और उसी सुर को हम नाद कहते हैं। क्या कहते हैं? नाद कहते हैं। जैसे आप कोई भी गाना गाते हैं तो एक मजा आता है, सुर आ जाता है। बगल में अगर डीजे बज जाते हैं तो मन हिल जाता है, वो अंदर से नाद आते हैं, उसी को नाद कहते हैं। जैसे आप कीर्तन गाते होंगे, हरे राम 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 हरे राम, मारे दम डिम चबका डिम, चल रहा है तो चल रहा है दम, देखते हैं ना। तो यहाँ जो उसी को सुर, ताल या हम क्या बोलते हैं? लय बोलते हैं। कंप्लीट है? तो आइए इसके अनुसार 2 है, घोष या सघोष, और दूसरा अघोष। एक घोष व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। घोष व्यंजन वर्ण कहेंगे जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने पर सोवर तंत्रियां, सोवर तंत्रियां परस्पर झंकृत करता है, झंकृत करता है, तो उसे घोष व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने पर स्वर तंत्रियां झंकृत करता है, यही झंझनाहटे पैदा होगी, यहाँ पे झंझन मारेगा, उसे घोष व्यंजन वर्ण कहते हैं। सर कैसे? तो इसकी संख्या कितने होते हैं सर? तो ये जो घोष व्यंजन वर्ण है, याद रखिएगा कि ये जो घोष व्यंजन वर्ण है, घोष व्यंजन वर्ण, घोष व्यंजन वर्णों की संख्या जो होते हैं 20 होते हैं। याद रहेंगे इसकी संख्या कितने होते हैं? तो घोष व्यंजन वर्णों की संख्या 20 होते हैं। वो कौन कौन है जो ध्यान से सुनिए। ये कहा जाता है कि सर प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक वर्ग के तृतीया, चतुर्थ, पंचम वर्ण एवं
या, र, ल, ओबा और एक ह। तो देखिए तृतीया 5, ऊपर से नीचे आ जाइए, चतुर्थ उसमें ही 5, पंचम पैंतियाई 15, 16, 17, 18, 19, 20 होते हैं। तो घोष व्यंजन वर्णों की संख्या कितने होते हैं? 20। इसे बोलिएगा तो स्वर तंत्र यहाँ झनझनित करे। जैसे देखिए क, ख, इस बोले तक, लेकिन बोलिए ग, ग बोलते तो यहाँ लगता है गनगनाहटे पैदा हो गए। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? झंकृत पैदा करना। और इसकी संख्या 20 होते हैं। और एक बात याद रखिएगा, एक एरो मार के बता रहे हैं कि जितने सोवार वर्ण होते हैं, सोवार वर्ण भी घोष व्यंजन वर्ण होते हैं, यानी घोष वर्ण में ही आते हैं या सघोष वर्ण में आते हैं। तो बोलिए यदि पूछेगा कि घोष सुवर वर्ण होते हैं तो घोष व्यंजन, सॉरी घोष वर्ण में ही आते हैं। कंप्लीट है। तो सुवर वर्ण भी पूरे किस में आते हैं? घोष में। तो बोलेगा तो यहाँ गुनगुनाहटे नहीं होता, आवाज निकलती है। कंप्लीट है। इसके बाद आइए घोष व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो कहना है जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र यहाँ जो है झंकृत नहीं करता है, झंकृत नहीं करता है, तो बोलिए उसे कौन व्यंजन वर्ण कहते हैं? उसे अघोष व्यंजन वर्ण कहते हैं। और अघोष व्यंजन वर्ण की जो संख्या हुए, अच्छा कुल कितने संख्या है? नाद के अनुसार भी जो है पूरा व्यंजन वर्ण की संख्या 33 ही होते हैं, याद रखिएगा। नाद के अनुसार भी मुख्य व्यंजन वर्ण की संख्या कितने हैं? 33। 33 में 20 यहाँ हो गए तो बाकी बच कितने गए? 13। तो याद रखिए कि घोष व्यंजन वर्णों की संख्या मात्र 13 होते हैं। कंप्लीट है। अब आइए सर वो 13 कौन कौन है घोष व्यंजन वर्ण? ये जो घोष व्यंजन वर्ण है, यहाँ देखिए ये दूसरा देख रहे हैं, यहाँ घोष व्यंजन वर्ण पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये कौन कौन है सर? तो जैसे में देखिए घोष व्यंजन वर्ण का जैसे समझिए, कहता है प्रत्येक वर्ग के प्रथमा द्वितीया वर्ण एवं तालाब सर, मूर्धन सर और दंती सर, ये हो गए 13। तो ये रहा आपका घोष और अघोष। इसे भी स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो करिए, अन्यथा पीडीएफ ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए इधर आइए। आप लोग इसकी बात हम लोग समझते हैं। यदि आपसे पूछे कोई प्रश्न में कि यदि आपसे पूछ दिया जाए कि उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण, अभी तो पढ़ा दिए उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? उत्क्षिप्त, या इसी को कहा जाता है देवगुण व्यंजन वर्ण। ध्यान दीजिए, उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण या देवगुण व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? देखिए उसी में पॉइंट। तो इसको कहते हैं उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त की मतलब होता है फेंकना या उछालना। तो कहेंगे जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मूर्धा फेंकता है, उत्क्षेपित करता है, उसे उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या मात्र 2 होते। बोले उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण की संख्या कितने हैं? 2। कौन कौन है सर? तो जैसे बताइए, कहना है वही बोले थे ना, इसी के नीचे बूंदा अड़ा एवं इसको क्या पढ़ते हैं? अडा। सर इसका उपयोग कहाँ होता है? जैसे अब बोलिए, हम बोल दिए पढ़, या बोलिए पेड़, क्या बोले? या लड़ बोले। देखिए यहाँ देखिए बोले लड़, इसका उपयोग कहाँ होगा सर? तो देखिए यहाँ हम बोले पहला पढ़, दूसरा हम बोले लड़ना, इसमें दूसरा क्या कहेंगे? पढ़ना। हम तीसरा बोले लड़ाई, इसमें क्या होगा तीसरा? तो हो जाएगा पढ़ाई। देखिए यहाँ ये जो आ रहा है ना, इसी को द्विगुण हम कहते हैं। कंप्लीट है। इसकी बात हम लोग अब समझते हैं। अनुनासिक व्यंजन वर्ण बता दिए, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में नाक मुंह दोनों की सहायता और अनुनासिक कहते हैं। और उसकी संख्या कितने होते हैं? 5। अभी बोले तो अनुनासिक व्यंजन वर्ण भी आप लोग का फिर से दोहरा दे रहे हैं कि सर अनुनासिक व्यंजन वर्ण, क्योंकि बिहार बोर्ड ही नहीं बल्कि हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सॉरी बाबू सर, अनुनासिक व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं?
तो कहना है जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में नाक एवं मुंह दोनों से होते हैं या दोनों की सहायता से अनुनासिक व्यंजन वर्ण कहते हैं। और इसकी संख्या कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। कौन कौन? तो प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण को अनुनासिक कहते हैं। और पंचम वर्ण क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? जैसे बता दीजिए तो सर हो जाएगा अंगा, इया, टवर्गिना, ना और म। ये आ गए आपको अनुनासिक व्यंजन वर्ण में। इसके बाद हम लोग समझते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या कहा जा रहा है ये समझिए। तो इसकी बाद जो है हम लोग ध्यान से समझते हैं। देखिए अब इसकी बाद यदि आपसे कोई पूछे कि बालाघात, अच्छा आयोग वाह है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन आते हैं कि आयोग वाह क्या है, आयोग वाह ये किसे कहते हैं? तो बस कुछ नहीं कहना है जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण, या कहेंगे जिन, देखिए आयोग वाह एक प्रकार के व्यंजन वर्ण होते हैं, स्वर में गिनती नहीं आते हैं, कंप्लीट है। तो ऐसे हम लोग बचपन में स्वर वर्ण में ही पढ़े थे, जिसको हम लोग ना कहे थे, इसको बोलते थे आन और इसको बोलते थे आ, इसी को आयोग वाह बोला जाता है। इसको यहाँ अनुस्वार और विसर्ग बोलते हैं, कंप्लीट है। लेकिन है व्यंजन वर्ण में ऐसा व्याकरण में किताबों में लिखा गया है, ठीक है। तो हम कहेंगे क्या कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर के बाद एवं व्यंजन के पहले होता है उसे हम कहते हैं आयोग वाह। इसकी संख्या 2 होते हैं। कौन कौन? तो एक है अनुस्वार, जिसे हम लोग ऐसे बूंदा देते हैं जिसको हम लोग अन पढ़ते हैं, एवं दूसरा जो है उसको कहते हैं विसर्ग, जिसको हम लोग लाइन मरवाते हैं ना, मटकी मार दिया, और इसे हम लोग बोलते हैं आह। देख रहे हैं लड़का के नाम लाइन के बारे में बोलते हैं तो क्या रिएक्शन आता है? भाई पढ़ लो, मन लगा करके, याद रखना है जिंदगी मौका दिया है, इसको मौका को गवाओ नहीं। लड़कियों का क्या रखा हुआ? अब लड़का है अभी कहेगा, कुछ दिन के बाद कहेगा सर क्या कहें ऐसा हो गया, फिर मोबाइल ने स्टेटस लगाएगा खुदा ने तुझे हुस्न दिया, दीवाने हम हुए, आबाद तो तुम हुई, बर्बाद हम हुए। इस तरह का स्टेटस लगाइएगा, कोई फायदा नहीं है। अभी ही दीवाना नहीं होना है, चुपचाप पढ़ना है। तो आइए, इसको हम लोग आयोग वाह कहते हैं, कंप्लीट है। तो अन्य वमाह को आयोग वाह कहते हैं। इसके बाद एक प्रश्न आते हैं जिसे हम लोग बालाघात, या इसी को बोला जाता है सोबाराघात। बालाघात या सोबाराघात किसे कहते हैं? कहेंगे कि शब्द को बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता करने के लिए एक विशेष, एक माने यदि किसी विशेष अक्षर पे बल दिए जाते हैं तो उसे बलाघात कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से, शब्द को बोलते समय उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए यदि किसी विशेष शब्द पे विशेष बल दिए जाते हैं तो उसे बलाघात या स्वराघात कहते हैं, कंप्लीट है। जैसे आप देखिए बोलते हैं यहां से, जैसे सर एक आध 2 उदाहरण दे दीजिए। जैसे हम बोले ई का इक्का, देखिए अब ई का उस पर ज्यादा डल दिए, हम लेते हैं मी ठाई, ठाई हुआ मिठाई, देख रहे हैं, तो इस पे ज्यादा बल दिया जाता है। और याद रखिएगा कि बलाघात जो होते हैं वो वह 3 प्रकार के होते हैं। बलाघात कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला को हम लोग कहते हैं अक्षर बलाघात, दूसरा को शब्द और तीसरा को वाक्य। पहला को कहते हैं अक्षर बलाघात, दूसरा को बोलते हैं शब्द बलाघात, और तीसरा को बोलते हैं वाक्य बलाघात। सब में लगेगा बलाघात, बलाघात, बलाघात। ये सर अक्षर बलाघात माने क्या होता है? जब किसी हम लोग अक्षर पे बल देते हैं तो उसे अक्षर बलाघात। जैसे कहें लूट, बोले झूठ, देखिए
लूट, लू पर भार दिए, झूठ, झू पर भार दिए। तो ऐसा जब भार दे रहा तो इसे हम यहाँ ये अक्षर पर दिया जाए, इसे अक्षर वाला घात कहते हैं। और देखिए ये जो है शब्द वाला घात कैसे कहते हैं, कहें कि शब्द पर बल दिए जाएंगे, जैसे कहें इंजन चला, देखिए इंजन चला, चला, पूरा चला पर भार दिया जा रहा है, तो इसे हम लोग जो है कौन वाला घात कहते हैं, शब्द वाला घात। यहाँ वाक्य वाला घात कहते हैं, कहें गणेश ने मुझे, अब जगह वहां पे नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसे क्या करें, यहां लिख दे क्या, आइए यहां लिख देते हैं। हम बोले कि गणेश ने मुझे पुस्तक दी। अब देखिए पूरा आ रहा है, वाक्य में भी पता चल रहा है, गणेश ने मुझे पुस्तक दी, तो ये वाक्य वाला घात हो गए। ये रहा आपका पूरा। अब हम लोग आते हैं वर्ण एवं वर्णों का उच्चारण स्थान पे। किन्हीं का कोई डाउट है, स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा नोट्स ले लीजिए। अब आइए हम लोग जो हैं इसका उच्चारण स्थान सभी को देख लेते हैं, उनसे प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं। ए आइए 2 मिनट रुक जाइए, हम लोग ट्रिक या टिप्स के साथ मजा से पढ़ लेते हैं। देखिए इन्हें लिखे हैं वर्ण एवं वर्णों का उच्चारण स्थान। यहाँ कवर्ग, कवर्ग माने क ख ग घ अंग सब आएंगे, गुरुजी पतंग माने समझ गए ना। इसके बाद आ हो हा हो एवं विसर्ग हो, ये सभी का उच्चारण जो है अभी बताए हैं कि क वर्ग माने कंठ से होते हैं, छ वर्ग माने छ छ जझैया जो भी आ जाए इसके साथ स्वर वर्ण बाने, ई हर्षई दीर्घई या अंतयस्त वाले या अयोगोष्ण वाले तलवे सारे आ जाए, तो इसका उच्चारण अभी हम आप लोग का सबको पढ़ा रहे थे, तालु से होता है। और इसकी बात देखिए ट वर्ग है, ट ट जीभ जो है ये दांत के ऊपर सटा, और इसी में आता है री र मूर्धन्य दंती श, यहाँ दांत से ऊपर थोड़ा सा सटता है, मूर्धन्य स है, मूर्धन्य श। और इसको जो उच्चारण स्थान है कहाँ से दिया जाता है, तो याद रखना कि मुर्दा से दिया जाता है। और यहाँ देखिए त बोलिए, त जीभ पर है, त इसके साथ लिरी ला और दंती सा, ल तो जिभ्या जाके दांत में सटते हैं ना, और इसीलिए दंत से हो जाते हैं। कंप्लीट है, हमको भी नाम ल से है लक्ष्मण गुरु, तो ल हम दांते पर हैं, आप लोग अपना अपना सोच लीजिए कहाँ पे हैं, इसीलिए सभी का उच्चारण कहाँ से है, दंत से। इसके बाद आइए पवर्ग, वही बताएं प फ, ये बोलिए प फ बोले ओट सटा, ये बोलिए ऊ बोलते हैं तो सुअर के मुख नु तो मुंह जो है बाहर निकल जाता है कि नहीं, ऊ हर्षा चाहे दीर्घा लीजिए, इसका उच्चारण कहाँ से है, तो इसका उच्चारण जो है ओष्ठ से है। कहाँ से है बाबू, ओष्ठ से है, इसीलिए ओष्ठ। और ए देखिए ए और ऐ है, इसको जरा प्यार से समझिएगा, इसको जरा प्यार से समझिए, 2 मिनट और समय दीजिए, बाकी सब फिनिश हो गए। तो इसको कहां से होगा, बोल कर देखिए, ए आवाज कंठ से निकल रहा है और सीधे ऊपर जाके तालू में टकरा रहा है, तो इसमें दोनों है, कंठ भी है और प्लस तालू भी है, बराबर बन जाएगा कंठ बराबर क्या बन जाएंगे, तो ये बन जाएंगे कंठ तालु या तालव्य, इसको तालव्य बोला जाता है। अब बोलिए ओ, देखिए ओ आवाज कंठ से निकल रहा है और मुंह का ओठ भी आगे फेंक दे रहा है, तो कंठ या प्लस ओष्ठ दोनों है, तो इसका उच्चारण है कंठ और प्लस ओष्ठ, तब बन गया कंठोष्ठ। क्या बन गए, कंठोष्ठ। और यहाँ देखिए बोलकर देखिए ब नहीं, पेट चिरवा बने, बिना पेट चिरवा बोलिए वो, तो दांत जो है ओठ पे आके बैठ जाते हैं, इसीलिए इसका उच्चारण है दंत और प्लस ओष्ठ से, तो बराबर बनेंगे दंतोष्ठ। ये रहा इसका उच्चारण स्थान। ऐसे याद नहीं आता, ऐसे याद रखिए, इसको ट्रिक से कहना है ना, यस रस में ही लस है, बोलिए
यस, रस में ही क्या है, लस है, तब तो चुट्टी लगता है। समझ गए? तो जिंदगी में मीठा बनिए, किसी को बोलने से पहले सोचिए कि ऐसा बोले कि कोई का तकलीफ ना लगे। तो कहा यस, रस में ही लस है। यहाँ बताइए मेरे प्यारे साथियों, ये तलाबे से यानी तालु से उच्चारण स्थान, यहाँ कौन सा है, मूर्धन्य सर यानी मूर्धा से उच्चारण स्थान, और यहाँ दंती स है यानी दंत से उच्चारण स्थान। तो आइए या और तलाबी सा को देखिए, या और तलाबी सर तालु से है, हाँ। राय और मूर्धन्य सा को देखिए, मूर्धा से है, हाँ सर। लय और दंती सा के दंत से है। तो एक ट्रिक कंप्लीट है। इसे स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। हो गया। आगे अब देखिए, इसमें एक ट्रिक और, एक ट्रिक और, चलिए इसको ट्रिक दे रहा है, जरा ध्यान से देखिए। एक ट्रिक और क्या है जो देखिए, कहना है ओ आ आ बराबर कंठ। देखिए बोलने आया, कैसे पढ़ना है, पढ़ना सीखिए, बोलना ओ आ, कैसे पढ़ना है, ओ आ बराबर कंठ, यानी आ के भी उच्चारण कंठ से है, आ के भी उच्चारण कंठ से है, हा के भी उच्चारण कंठ से है, और ये देखिए विसर्ग के भी उच्चारण कंठ से, इसे विसर्ग कहते हैं। हाँ देखिए, देखिए तो आ के भी उच्चारण कंठ से, आ के भी कंठ से, हा के भी कंठ से, ये विसर्ग के भी कंठ से है। कंप्लीट है, तो इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़े अब, एक ट्रिक और, एक ट्रिक और है, जैसे देखिए ये तीसरा ट्रिक, ये कहना है क च ट त, क च ट त प वर्ग, और इन्हें बोलना है काता मुदओ। इसका अर्थ क्या हुआ, क से हुआ पूरा क वर्ग, च से हुआ दूसरा में च वर्ग, तीसरा ट से हुआ ट वर्ग, चौथा में देखिए त से हुआ त वर्ग, और पांचवा में देखिए तो प से हुआ प वर्ग। इन्हें देखिए क से हुआ पहला कंठ, ता से हुआ दूसरा तालु, मुंह से हुआ तीसरा में मूर्धा, त से हुआ चौथा में दंत, ओ से हुआ ओष्ठ, और सबको मिला दीजिए, क को क के साथ, च को च के साथ, ट वाला तीसरा को तीसरा के साथ, चौथा को चौथा के साथ, और पांचवा को पांचवा के साथ, अर्थात पूरा क वर्ग माने क ख ग घ अंग सबके उच्चारण कंठ से, पूरा च वर्ग माने च छ ज झ या तालु से। इस तरह से माने कि आपको कंप्लीट हो गया होगा। तो आइए 2 से 3 मिनट टाइम दीजिए, पूरा इसका टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं। हम बता देते हैं, आप लोग घर से टेस्ट मार लीजिएगा। इन्हें आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ जी, देखिए ये रहा है आपका टेस्ट, 1 मिनट में लगा लीजिए, ज्यादा देर नहीं। क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग तो अब गर्दा छुड़ा दीजिएगा। कह रहा है क्या कि मूल ध्वनि को क्या कहते हो, तो अगले क्लास में वर्ण बता दिए थे। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं, व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो मूल व्यंजन वर्ण पूछ रहा है 33 होते हैं। वर्णों की संख्या कुल कितने हैं, अभी तो बताएं। देखो जरा एक बार यहाँ ध्यान से देख लो, हमने बोले कि सोवार वर्ण कितने हैं, तो 11। बोले व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो मूल व्यंजन वर्ण बोले थे कि 33 है। अगर ऐसे मिलाते हैं तो कितने हो जाएंगे, तो ऐसे मिलाएं तो 44 वर्ण हुए, ए हुआ ओरिजिनल वर्ण। लेकिन इसमें यदि हम जो है 4 संयुक्त जोड़ दे, 4 संयुक्त वाले जोड़ दिए तो 44 और 4 कितने हो गए, तो 48 वर्ण हो गए। और यदि इसमें जो है 2 जो है द्विगुण बताएं या उत्क्षिप्त, उसको 2 जोड़ दीजिए तो 44, 48 और 2 कितने हो गए, 50 हो गए। और यदि इसमें 2 आयोगवाह जो पढ़ाए अन एवं यह को,
ओ जोड़ दीजिए, तब 50 और 2 जो होते हैं कितने हो गए, 50 और प्लस 2, यानी कुल वर्णों की संख्या कितने होते हैं, तो 52 होते हैं। लेकिन वर्णों, हाँ 52 है ही है। हा का उच्चारण अभी पढ़ाए हैं, कहाँ से है, ओष्ठ से। निम्नलिखित में कौन वर्ण घोष है, ये सब देखिए आप लोग अपने से बना लीजिएगा। टेस्ट सीरीज दे दिया जा रहा है, हम क्या बताएं, आप लोग आंसर बताइएगा। कंप्लीट है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कल का नाम फिजिक्स का, कल का शाम फिजिक्स का नाम, फिजिक्स की धारा लक्ष्मण गुरु के द्वारा। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। 10वां के लिए संस्कृत रहेगा और ये वीडियो सभी के लिए।